हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक देखा था कि पहला पॉइंट जो था वो डीएनए सेमी कंजर्वेटिव, और सेमी कंजर्वेटिव में हम लोगों ने देखा था कि कैसे कैसे उसको प्रूव करने वाले कौन साइंटिस्ट थे, और डीएनए एज वेल एज क्रोमोसोम बोथ आर सेमी कंजर्वेटिव। तो ये हम लोग डिटेल में देख चुके थे। अब बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन सेमी डिसकंटिन्यूअस, या इसको सेमी कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन इस सेमी कंटिन्यूअस की बात अगर करें या सेमी डिसकंटिन्यूअस की बात करें, तो उसमें ये हम लोग देखते हैं कि जो एक स्ट्रैंड था टेम्पलेट का, उसपे क्या था, एक कंटिन्यूअस वे में बन रहा था और दूसरे पे क्या बन रहा था, ये डिसकंटिन्यूअस वे में, एक पे कंटिन्यूअस वे में और दूसरे पे डिसकंटिन्यूअस वे में। इस टाइप के जिसकी वजह से जिसपे कंटिन्यूअस बन रहा था उसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और जिसपे डिसकंटिन्यूअस बनता है उसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। तो अगर इस तरह का रेप्लिकेशन हो तो उसी को क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो इसमें सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन में रेप्लिकेशन हमेशा डीएनए पॉलीमरेज, हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 to 3 प्राइम ही रेप्लिकेशन करता है, 3 to 5 प्राइम रेप्लिकेशन नहीं करता है। ये ऑलवेज फिक्स होता है। दूसरा चीज, डायरेक्शन ऑफ टेम्पलेट ऑलवेज 3 to 5 डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये हमेशा फिक्स होता है कि टेम्पलेट 3 to 5 अरेंज होता है, और जो पॉलीमराइजेशन उस पे होगा डीएनए पॉलीमरेज 3 के द्वारा, वो होगा 5 to 3 डायरेक्शन में। ओके, तो अब अगर रेप्लिकेशन शुरू हुआ तो रेप्लिकेशन जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड अलग होता है। जैसे ही अलग होता है, इसी को अलग होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्म। इसी को रेप्लिकेशन फॉर्म बोलते हैं। इसी को कह सकते हैं पार्शियल अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल स्ट्रैंड। दोनों स्ट्रैंड जो अलग हुआ तो इसी को पार्शियल अनवाइंड बोलते हैं, या इसी पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन फॉर्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डीएनए पॉलीमरेज की जो कैपेसिटी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलीमराइजेशन की कैपेसिटी होती है। वो ज्वाइन नहीं कर सकता है किसको, 3 प्राइम एंड ऑफ वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड 5 प्राइम एंड ऑफ अदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो एक दूसरा आया है उसको क्या करेगा, वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। वो कौन ज्वाइन करवाएगा, लाइगेज एंजाइम ज्वाइन करवाता है। यानी डीएनए पॉलीमरेज का कुछ लिमिटेशंस होते हैं, वो लाइगेशन का काम नहीं कर सकता है। दूसरा, डीएनए पॉलीमरेज 3 कैनॉट रिमूव आरएनए प्राइमर्स। ये आरएनए प्राइमर जो आए हैं, इस आरएनए प्राइमर को डीएनए पॉलीमरेज रिमूव नहीं कर सकता है। ठीक है, और जैसे ही डीएनए का रेप्लिकेशन होना होगा तो स्टार्ट जो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो कटिंग होना होता है, या तो इस एंड से हो या इस एंड से, यानी इधर से हो या इधर से हो। ये या तो हमेशा इस साइड से होगा। ये कटिंग जो है वो स्टार्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द डीएनए। ठीक है, तो ये ऐसा होगा इस कंडीशन में। तो हम अगर बात करें रेप्लिकेशन की, तो रेप्लिकेशन अगर होगा तो रेप्लिकेशन में क्या होता है, अगर हम ये डीएनए की बात करें, ये डीएनए है जिसको मदर डीएनए, इसका रेप्लिकेशन होकर 2 डॉटर डीएनए बनना है, दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन होने के लिए जो रेप्लिकेशन होगा, वो रेप्लिकेशन का ये पूरा डायग्राम है। ये रेप्लिकेशन में होता क्या है कि चूंकि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ये हमेशा 5 to 3 प्राइम क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, और टेम्पलेट को क्या होना चाहिए, हमेशा 3 to 5 होना चाहिए। तो ये 3 to 5 अगर इस पे होगा तो इसमें क्या होता है, अब छोटा पार्ट खुला, मान लीजिए पहले थोड़ा सा पार्ट, इतना पार्ट खुला, तो क्या हुआ, ये आरएनए प्राइमर पे आया, आरएनए प्राइमर के बाद क्या हुआ, डीएनए पॉलीमरेज इतना बना दिया, फिर खुला, फिर आरएनए प्राइमर बना, फिर इस पे डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम to 3 प्राइम बनाया। इसी छोटे छोटे फ्रैगमेंट जो बनते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। और चूंकि ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं, ये लगातार नहीं बन रहे हैं, कंटिन्यूअस नहीं बन रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। और इस स्ट्रैंड जिस स्ट्रैंड पे इस टाइप का डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं उसको, लैगिंग स्ट्रैंड। लेकिन अगर हम दूसरे पे देखें तो चूंकि
ये जो है 3 to 5 है, ये टेम्पलेट है। यहाँ पे एक आरएनए प्राइमर बना और इसी पे क्या हुआ, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कंटिन्यूअस वे में क्या होता है, इसको बनाना शुरू कर दिया। और चूंकि इस पे रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। इसमें छोटे छोटे फ्रैगमेंट, वो कहा जाता है फ्रैगमेंट किस पे एब्सेंट होगा, तो वो लीडिंग स्ट्रैंड पे एब्सेंट होता है, लैगिंग स्ट्रैंड पे वो कहा जाता है फ्रैगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और ये टेम्पलेट हुआ, टेम्पलेट हमेशा 3 to 5 डायरेक्शन में होगा, चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला। तो ये चूंकि इस तरह का जो हो रहा है, एक पे कंटिन्यूअस और एक पे डिसकंटिन्यूअस, इस तरह के रेप्लिकेशन को क्या बोला जाता है, सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। लेकिन इसका ये तो जनरल कंडीशन है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है 529 एडिनोवायरस। ये एग्जांपल याद रखना होता है। इसमें क्या होता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, उसमें कहीं भी वो कजाकी फ्रैगमेंट की बात नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए की कटिंग होती है वो दोनों साइड से होती है, और दोनों साइड से अगर होगी तो क्या होगा, 3 to 5 है एक पे, तो यहाँ पे 5 to 3 कंटिन्यूअस वे में बनता चला जाएगा, और दूसरे पे 3 to 5 ये भी है, इस पे भी कंटिन्यूअसली बनता चला जाएगा, और ये दोनों स्ट्रैंड क्या होगा, ये दो डॉटेड डीएनए फाइनली अलग हो जाएगा। तो ये एक्सेप्शंस है 529 एडिनोवायरस, जिसमें जो रेप्लिकेशन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन जनरल केस की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट ये था जो कैरेक्टरिस्टिक था डीएनए का, वो डीएनए रेप्लिकेशन यूनिक और बायडायरेक्शनल। जनरली जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है बायडायरेक्शनल होता है, ताकि बहुत जल्दी से रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाए। लेकिन जनरली यूनिडायरेक्शनल वैसे ऑर्गेनिजम्स में होते हैं जहां पे जो डीएनए का साइज बहुत छोटा हो, इसीलिए ये बायडायरेक्शनल मोर कॉमन होता है और यूनिडायरेक्शनल क्या होता है, लेस कॉमन होता है। अब इसका हम अगर देखें, पहले यूनिडायरेक्शनल देख लेते हैं केस, दो केस बनते हैं यूनिडायरेक्शनल का और बायडायरेक्शनल का। तो अगर इन यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन, इस यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें एक ही डायरेक्शन से क्या होगा, कटिंग होगा। ये ओरिजिन इसको कहते हैं, और जहां से ये कटिंग शुरू होता है दैट इज कॉल्ड ओरिजिन, और ओरिजिन से क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कटिंग हो रहा है। दिस इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल। और बायडायरेक्शनल मतलब इधर भी हो रहा है और इधर से भी होता है, तो उसको बायडायरेक्शनल कटिंग बोलते हैं। यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल कटिंग हो रहा है, और हमेशा याद रखिएगा कि अगर एक ओरिजिन हो और यूनिडायरेक्शनल कटिंग हो तो वहां पे एक रेप्लिकेशन फॉर्म बनता है। यानी इस जो ओपनिंग पार्ट है डीएनए दोनों डबल हेलिक्स का, ये डबल स्ट्रैंड का जो दोनों अलग हुआ पार्ट, इसी पार्ट को, ये इस वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है, वन रेप्लिकेशन फॉर्म। यानी वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अगर है तो जो क्या नाम है, रेप्लिकेशन फॉर्म बनेंगे वो वन बनेंगे। और अगर यूनिडायरेक्शनल कटिंग होगा, तो अगर बायडायरेक्शनल कटिंग होगा तो वहां पे दो रेप्लिकेशन फॉर्म बनेंगे। ठीक है, तो हम लोग वहां देखते हैं कि क्या कैसे काम होता है। तो जनरली वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अगर होगा तो वहां पे रेप्लिकेशन फॉर्म भी क्या होगा, सिंगल बनेगा। और वहां पे जैसे यहाँ पर रेप्लिकेशन हो रहा था, यहाँ भी क्या होगा, लीडिंग और एक पे लैगिंग स्ट्रैंड जो बन रहा है वैसे ही बनेगा, और ये फाइनली दोनों अलग होके दो डॉटर डीएनए बना देगा। ठीक है, तो ये यूनिडायरेक्शनल है। और सेकंड, ये फर्स्ट केस में यूनिडायरेक्शनल हम लोग देखते हैं, और इसमें सेकंड केस हम देखते हैं कि सेकंड केस में क्या होता है। हम लोगों ने देखा कि अगर जो यूनिडायरेक्शनल कटिंग हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड का, तो यूनिडायरेक्शनल अगर साइड से हो रहा है तो किस तरह का रेप्लिकेशन फॉर्म बन रहा था, और अगर बीच से अगर कटिंग हो तो कैसा बनेगा। तो इसमें देखते हैं, अगर बीच से ये मान लीजिए सेकंड केस है, तो सेकंड केस में अगर ये ओरिजिन एक है और ये डायरेक्शनल जो है वो यूनिडायरेक्शनल कटिंग होगा, तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनेगा, जिसपे एक स्ट्रैंड जो जिसका टेम्पलेट 3 to 5 डायरेक्शन में है उस पे लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा, और जो टेम्पलेट 5 to 3 है उस पे क्या होगा, लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा। और इस केस में एक अगर वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो उस कंडीशन में वन रेप्लिकेशन फॉर्म बनेगा। दूसरे केस, सेकेंड केस का ये है डिस्क्रिप्शन। और थर्ड केस की अगर बात करें तो थर्ड केस में क्या है कि यहाँ पे दो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो दो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तो इसका मीनिंग है कि जो रेप्लिकेशन फॉर्म बनेंगे वहां पे दो बनेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे ये है कि अगर यूनिडायरेक्शनल होगा तो जितना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा उतना रेप्लिकेशन फॉर्म बढ़ेगा।
अगर यूनिडायरेक्शनल है तो यहाँ दो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसका मतलब दो रेप्लिकेशन फॉर्म बनेगा, एक इसका और एक इसका, और दोनों पे सेम बाय सेम कंडीशन होगा जैसे इस पे अप्लाई हो रहा है, या जिसका टेम्पलेट 3 to 5 है उस पे क्या होगा, लीडिंग बनेगा। देखिए इस पे लीडिंग हमेशा बन रहा है, यानी एक स्टैंड पे हमेशा लीडिंग बनता चला जाएगा, दूसरे पे क्या होगा, हमेशा लैगिंग। अब यूनिडायरेक्शनल में यही होता है कि एक स्टैंड जो टेम्पलेट का 3 to 5 हो उस पे हमेशा क्या बनेगा, लीडिंग बनेगा, और जो 5 to 3 है उस पे हमेशा लैगिंग स्टैंड बनता है। इस केस में लोग देखिए यहाँ पे मान लीजिए किसका डायरेक्शन क्या है, 5 to 3 टेम्पलेट का, तो इस पे हमेशा क्या है, लैगिंग स्टैंड बन रहा है, इस पे क्या है, लैगिंग स्टैंड बन रहा है, और इस पे जिसका डायरेक्शन 3 to 5 है उस पे हमेशा लीडिंग स्टैंड बन रहा है। तो ये है, ये तीन कंडीशन है यूनिडायरेक्शनल के केस में, जहां पे हम लोग देखते हैं कि जो ओरिजिन है उसके बेसिस पे रेप्लिकेशन फोर्स बनता है, और रेप्लिकेशन फोर्स बनने के बाद उसमें क्या होता है, लैगिंग एंड लीडिंग स्टैंड का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन, जो कि मोस्ट कॉमन केस है बाय डायरेक्शनल केस में। तो बाय डायरेक्शनल में क्या होता है कि जो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए का जो कट होता है, वो कटिंग जो होता है वो बाय डायरेक्शनल होता है, इसी को क्या बोलते हैं, बाय डायरेक्शनल कटिंग। बाय डायरेक्शनल कटिंग जब होगा तो इस कंडीशन में, चूंकि बाय डायरेक्शनल हो रहा है, इस कंडीशन में क्या होगा, एक ओरिजिन से ही दो रेप्लिकेशन फॉर्क बनते हैं, एक ही ओरिजिन से। तो इस कंडीशन में लेकिन दो रेप्लिकेशन फॉर्क तो बने, दो रेप्लिकेशन फॉर्क यहाँ भी बन रहा है, दो रेप्लिकेशन फॉर्क यहाँ भी बन रहा है, लेकिन यहाँ और यहाँ में क्या अंतर है, इसमें एक रेप्लिकेशन में क्या होगा, एक लीडिंग और एक लैगिंग, और इसमें एक लीडिंग और एक लैगिंग, यानी सेम ही स्ट्रैंड पे लीडिंग एंड लैगिंग दोनों मिलते हैं, और यहाँ पे लीडिंग एंड लैगिंग दोनों मिलते हैं। कैसे मिलते हैं ये हम देखते हैं। पहले इसको हम देखते हैं 5 to 3। तो 5 to 3 में क्या होगा, यहाँ कटिंग इधर से होगा, तो जब इधर से कटिंग होगा तो यहाँ से क्या होगा, रेप्लिकेशन फॉर्म बनना शुरू होगा, और यहाँ से पॉलीमराइज डायरेक्ट शुरू करेगा, और ये क्या है, यहाँ पे 3 to 5 की ओर जा रहा है, यानी 5 to 3 अब ये जाएगा, तो 5 to 3 यहाँ 5 to 3 क्या होगा, कंटिन्यूअस वे में होता चला जाएगा, इसलिए यहाँ क्या बनता है, लीडिंग स्टैंड बनता है। अब यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ पे कटिंग इधर से शुरू हो रहा है, इधर से कटिंग हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, टेम्पलेट का 5, तो 5 होगा तो हमेशा क्या होगा, इधर से 3 से शुरू होगा, तो यहाँ अब यहाँ 3 है, 3 के साथ ये 5, यानी ये छोटा सा क्या होगा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनेगा, और फिर अब आगे फिर बढ़ता जाएगा, तो फिर जैसे जैसे फोर्क खुलता जाएगा ये छोटा छोटा फ्रेगमेंट बनता चला जाएगा, यानी एक ही स्टैंड पे लीडिंग बन रहा है और लैगिंग बन रहा है, और सेम कंडीशन इस पे भी अप्लाई होता है, यानी यहाँ पे लीडिंग और लैगिंग स्टैंड बनेगा। और यहाँ पे ये कंडीशन और ये कंडीशन में डिफरेंसेस ये है कि यहाँ पे था कि जो एक स्टैंड है उस पे सिर्फ लीडिंग बनता है और दूसरे स्टैंड पे सिर्फ लैगिंग बनता है, लेकिन यहाँ पे एक ही स्टैंड पे लीडिंग और लैगिंग दोनों बन रहा है, और दूसरे पे भी लीडिंग और लैगिंग दोनों बन रहा है। ठीक है, तो बाय डायरेक्शनल का जो डायग्राम है वो इस तरह से होगा, और इसमें दो रेप्लिकेशन फॉर्म बनता है, और इस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर है आई के जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसीलिए इसके बोलते हैं वन रेप्लिकेशन आई। अगर इसी तरह का दूसरा स्ट्रक्चर बने उसको बोलते हैं सेकेंड रेप्लिकेशन आई, यानी उसमें दो रेप्लिकेशन आई बनेगा। तो इसको दो टर्म यूज किया जाता है, दो रेप्लिकेशन फॉर्म मिलके वन रेप्लिकेशन आई बनाता है। ठीक है, जैसे हमारा आई बीच में ये ओरिजिन है और साइड में इधर और इधर क्या है, दोनों तरफ कटिंग हो रहा है, दोनों तरफ कटिंग है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वन रेप्लिकेशन आई। ओके, रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव हम लोगों ने देखा, यूनिडायरेक्शनल देखा, बायडायरेक्शनल देखा। तो बायडायरेक्शनल होता है या यूनिडायरेक्शनल होता है, इसको प्रूफ करने वाले सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो साइंटिस्ट थे जॉन कैल्स। जॉन कैल्स 1958 में सबसे पहले इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो बायडायरेक्शनल होता है, और बायडायरेक्शनल के लिए इन्होंने जो प्रूफ करने के लिए इन्होंने जो मॉडल लिया था, यानी जो ऑर्गेनिजम्स लिया था, उस ऑर्गेनिजम्स का नाम था ई कोलाई, इस्चेरिकिया कोलाई। और इन्होंने जो लेबलिंग एजेंट लिया था, जो लेबल कर सके, जो हम बाद में उसको देख सके फिर से, तो उसके लिए लेबलिंग एजेंट इन्होंने लिया H3TDI। हम लोग डिस्कस कर चुके थे, किसमें, क्रोमोजोम सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो वहां पे जो क्रोमोजोम, चूंकि ये H3TDI सिर्फ डीएनए को क्या करता है, लेबल करता है, और प्रोटीन को या कोई और पार्ट को लेबल नहीं करता है, क्योंकि थाइमिन सिर्फ इसमें होता है, डीएनए में होता है।
और ये H3TDR एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसमें क्या है, प्रिकॉशंस भी काफी रखने पड़ते हैं। तो खैर इन्होंने जो किया था उसकी बात नहीं करूं, तो इसमें इन्होंने जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था वो H3 था, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव होता है, तो इन्होंने इसका इस्तेमाल किया था H3TDR में। अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो सीक्वेंस था वो क्या सीक्वेंस था, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक अनलेबल्ड ई कोलाई को लिया और H3TDR मीडियम में छोड़ दिया, किसके लिए, रेप्लिकेशन के लिए। जब रेप्लिकेशन होगा तो आफ्टर 1.5 जनरेशन, यानी आफ्टर 1.5 जनरेशन के बाद इन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया को वहां से आइसोलेट कर लिया, यानी 2 जनरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, 1.5 जैसे ही रेप्लिकेशन हुआ उतना जनरेशन के बाद क्या किया, उसको आइसोलेट किया, और आइसोलेट करने के बाद उसमें उन्होंने क्या किया, इसको स्लाइड पे रखा, और स्लाइड पे रखने के बाद उसको कवर स्लिप से क्या किया, उसको कवर कर दिया, और देन कवर्ड बाय फोटोग्राफिक प्लेट इन डार्क। अब उसके ऊपर क्या किया, एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दिया और उसको अंधेरे में रख दिया, डार्क में। अब डार्क में तो क्या होगा, उस चूंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो वहां पे बना था, यहाँ पे जो रेप्लिकेशन होगा तो उसमें जितना भी न्यूक्लियोटाइड आएगा, जो थायमिन आएगा, वो थायमिन में क्या रहेगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहेगा। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से होगा कि जैसे ही वो फोटोग्राफिक प्लेट के नीचे रहेगा तो वो क्या करेगा, रेडियो एक्टिव रे निकालेगा, जिसकी वजह से फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या होगा, एक डायग्राम बन जाएगा। और वो डायग्राम को जब इन्होंने देखा तो वो डायग्राम यानी जो फोटोग्राफिक इमिशन था उसको उन्होंने जब देखा तो एक डायग्राम बना, उस डायग्राम को बताया उन्होंने, थीटा सेट फोटोग्राफ उन्होंने एक ऑब्टेन किया, यानी इस तरह का उसका डायग्राम किस पे था, फोटोग्राफिक प्लेट पे उन्होंने ऑब्जर्व किया। ओके, अब इन्होंने जब इसका इंटरप्रिटेशन किया, यानी इसको समझाया, तो जब समझाया तो जब देखा उन्होंने कि इसमें हाफ जो ये एक स्टेट था, ये लेवल था, दूसरा अनलेवल था, और चूंकि बाइडायरेक्शनल हो रहा था तो एक इस पे भी ये स्टेट हो रहा है और इसका भी रेप्लिकेशन हो रहा है, यानी दोनों डायरेक्शन में होगा, तो इधर वाला भी जो पार्ट होगा वो भी रेप्लिकेशन होगा और इधर वाला पार्ट वो भी रेप्लिकेशन होगा, यानी एक वाला पार्ट इसको रेप्लिकेट कर रहा है और दूसरा वाला पार्ट इसको रेप्लिकेट कर रहा है। तो इस मेथड से इन्होंने प्रूव कर दिया कि ये तो सेमी कंजर्वेटिव होता ही है। दूसरा कि ये डायग्राम जो ये रेप्लिकेशन है, ये क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन इज बाइडायरेक्शनल। और दूसरा इन्होंने ये भी इस मेथड से प्रूव कर दिया कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, वो है सेमी कंजर्वेटिव। तो ये डीएनए का जो पूरा प्रॉपर्टीज था हम लोगों ने डिस्कस किया। जो पहला क्या था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। दूसरा जो होता है जो डीएनए रेप्लिकेशन बाइडायरेक्शनल या यूनिडायरेक्शनल होता है। और तीसरा जो उसमें था रेप्लिकेशन के बारे में वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो बात अब करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन हो गया और ये डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए रेप्लिकेशन में जो मेन एंजाइम हम लोगों ने स्टडी किया वो क्या था, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि उसी को क्यों हम पॉलीमराइजिंग एंजाइम हमारे बॉडी में, ह्यूमन के केस में या जहां भी जनरली यूज होता है वो पॉलीमरेज थर्ड ही क्यों होता है। तो इसलिए थर्ड यूज होता है क्योंकि उसकी एक पॉलीमराइजिंग स्पीड जो होती है या वो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। दूसरा उसमें एक्यूरेसी यानी एडिशन ऑफ बेस, करेक्ट बेस वो बहुत ज्यादा होता है, यानी करेक्ट बेस जो उसमें ऐड करेगा वो बहुत एक्यूरेसी के साथ ऐड करता है, यानी एडेनिन के साथ थायमिन नहीं आना है, गुआनिन के साथ साइटोसिन नहीं आना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 1 लाख केस मतलब 1 लाख न्यूक्लियोटाइड में एक न्यूक्लियोटाइड गलती डीएनए पॉलीमरेज से अगर हो जाए, जनरली ऐसा होता है। क्या होता है जब उसमें करीब 10,000 बेस अगर ऐड करता है तो 10,000 बेस ऐड करने के बाद क्या होता है, कुछ गलतियां होने की पॉसिबिलिटी है। अगर गलती से उसने क्या किया, अगर रॉन्ग बेस को ऐड कर दिया, यानी एडेनिन के साथ गुआनिन को ले आया या एडेनिन के साथ साइटोसिन को ले आया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में गड़बड़ी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, अब सपोज तो हम इस डायग्राम से हम एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या करेगा, ये हमारा टेम्पलेट है, टेम्पलेट पे जो रेप्लिका बनाएगा वो डीएनए पॉलीमरेज बनाएगा। वो क्या बनाएगा, 5 to 3 प्राइम पेलोड बनाएगा।
अब सपोज करते हैं इस पे टेम्पलेट पे सीक्वेंस है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन इस तरह। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन तो सही है, साइटोसिन तो सही है। गलती से क्या किया, यानी 1 in 10,000 केस में गलती से ये यहाँ पे ग्वानिन ऐड कर दिया। जैसे ही चूंकि जा रहा है 5 to 3 जा रहा है, जैसे इसको लगा पॉलीमरेज थर्ड को कि हमने कुछ गलती किया, वो फिर से पलटेगा। जा किधर आता 5 to 3 की ओर। अब वो क्या किया, पलटा 3 to 5 की तरफ कि भाई हमने कुछ गलती किया, और 3 to 5 की तरफ पलटेगा और फिर से उस जो रॉन्ग बेस ऐड उसने किया उस रॉन्ग बेस को रिमूव करेगा। तो जो जा रहा था वो 5 to 3 लौटा, तो 3 to 5 में जो बैक आया और उसने रॉन्ग बेस को जो हटाया, यानी रिमूवल ऑफ रॉन्ग बेसिस इन 3 to 5 डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज था। हटा दिया, उसको हटाना ही क्या कहा जाता है 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। इसके पहले क्या था 5 to 3 उसका पॉलीमराइजेशन एक एक्टिविटी था, लेकिन उसमें ये भी कैपेसिटी कि अगर गलती उसी से हो गया और उसी समय वो पकड़ लिया कि गलती हो गई, तो वो बैक होगा, यानी 3 to 5 डायरेक्शन में जाएगा, उसको रिमूव करेगा और फिर रिमूव करने के बाद यहाँ पे फिर से करेक्ट बेस को क्या करेगा, वो ऐड कर देगा और क्या करेगा, वो फिर से रेप्लिकेशन को कंप्लीट करेगा। तो ये प्रॉपर्टी, ये जो फेनोमेना है, इसी फेनोमेना को बोलते हैं प्रूफ रीडिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज लिखते हैं तो उसको फिर से बार बार चेक करना है कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कुछ गलतियां तो नहीं होगी। उसी तरह से डीएनए पॉलीमरेज के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो ये कर सके, बैक होके देख सके और रॉन्ग बेस को हटा के करेक्ट बेस को ऐड कर सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बाय डीएनए पॉलीमरेज थर्ड।